देखिए डिप्रेशन तो तब के बच्चों को मुझे लगता पता ही नहीं था कि डिप्रेशन किसे कहते हैं। तब तो बच्चों की पिटाई भी हो जाती थी, हाँ। है ना। स्कूल में भी खूब बच्चे खूब पिटाई खाते थे, कोई उनकी फीलिंग हर्ट नहीं होती थी, कोई उनका ईगो हर्ट नहीं होता था। ये सब आज के ट्रेंड और वो जो कल्चर मुझे वहाँ का दिखा, तो उसने मुझ पर इतना इम्पैक्ट डाला कि मैं पब्लिक स्कूल से दूर होकर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब ठीक है, पैसों की भगवान की कृपा से मुझे ऐसी कोई नीड्स कभी नहीं रही, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ समाज के लिए भी करना है और शायद ऐसी संस्था से जुड़कर मैं कुछ कर पाऊंगी। मैं स्कूल जाती थी, वही 9 बजे लेने मुझे गाड़ी आती थी और 12 बजे छोड़ने वापस आती थी, और 9 बजे मैं वहां जाकर। ऐसा भी शांति कुंज के इतिहास में पहले कभी हुआ नहीं? नहीं, कभी नहीं हुआ सर, और उसके बाद भी नहीं हुआ। उसके बाद भी नहीं हुआ ये मेरे लिए ही हुआ था। जैसे एक दिन कहने लगे, सर्दी के दिन थे, बच्चे कहने लगे सर कि आज मन नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक है चलो मत पढ़ो भाई, जब तुम हर टाइम पढ़ते रहते हो तो सुबह प्रेयर में भी पढ़ रहे हो, उसके बाद भी पढ़ रहे हो, ठीक है मत पढ़ो। मैंने कहा क्या करोगे फिर? सर खेलने चलते हैं। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो यार, इतनी ठंड में खेलोगे क्या? कि हाँ सर खेलेंगे। क्या खेलोगे भाई? इधर फुटबॉल खेलेंगे। कि थप्पड़ पड़े हैं तो मुझे तो मैम से ही पढ़े हैं, ये बात मुझे ही पता है। थप्पड़ तक मारे हैं मैंने बच्चों को, और सर मैंने लड़कों को भी मारा है, मतलब ऐसा नहीं है मैंने गर्ल्स और बॉयज में कभी अंतर नहीं किया। अगर मैंने मारा है ना तो सबको बराबर ही मारा है। उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे की फीस माफ कर दीजिए। क्यों कर दीजिए फीस माफ? कि मैंने, आप सोचिए पेरेंट की सोच कहाँ जा रही है, कि मैंने अपने घर में 2 मंजिला चढ़ाया है, तो उसके लिए मैंने लोन लिया है और मुझे अब उसकी किस्त जमा करनी है, तो उसके लिए आप फीस माफ कीजिए। तो वो मेरे आंसू आ गए उस समय। मैम ने जैसे देखा, अरे अरे मैम क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई? बिठाया उन्होंने, क्या बात हो गई, क्या बात होगी? फिर मैंने उनको सुबह का किस्सा भी सुना दिया। तो कैसे हैं आप सब? आशा करेंगे सब अच्छे होंगे इस मौसम में। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है पावर ऑफ एक्सपीरियंस। आपको रास्ते से भटकने से बचाने के लिए हम लोग ये ऐसे पॉडकास्ट बनाते रहते हैं। तो उसी प्रयास में आज हमारा 26वां अध्याय है। उसके लिए हम एक ऐसे व्यक्ति को आपके सामने आज लेके आए हैं जिनके पास तजुर्बे की कमी नहीं है। खास तौर पे वो तजुर्बे सभी महिलाओं के लिए भी काम आएंगे जो कि गृहिणियां हैं, यानी हाउसवाइफ्स हैं, और वो तजुर्बे उन सब बच्चों के भी काम आएंगे जो इनसे पढ़ चुके हैं या फिर कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। तो कृपया करके पॉडकास्ट को पूरा सुने और इनसे ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ मैम, आप बताइए। मैं भी बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो मैं सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम में, और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इसका मौका दिया। मेरा नाम विद्योत्मा बहुगुणा है और मैं इस समय साई संस्कार पब्लिक स्कूल में एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रही हूँ। अब देखिए मैम ने आपको बता दिया है कि मैम एज ए प्रिंसिपल काम कर रही हैं। सुनने में लगता है कि हाँ भाई प्रिंसिपल है, लेकिन क्योंकि स्कूल की सबसे ऊंची पोस्ट होती है प्रिंसिपल, बिल्कुल बिल्कुल। उस पोस्ट तक पहुंचने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और फिर उस पोस्ट पे पहुंच के कैसे कैसे चैलेंजेस सामने आते हैं व्यक्ति के सामने। हम तो सब एज ए मतलब स्टूडेंट होते हैं या फिर टीचर होते हैं, तो हम चीजों को नहीं देख पाते कि वो एज ए प्रिंसिपल कितने डिसीजन लेने पड़ते हैं, कैसे कैसे डिसीजन होते हैं जो किसके फेवर में होंगे, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, उससे बच्चे का हमेशा फायदा ही होना चाहिए उस डिसीजन से। सारी जर्नी कैसी थी, धीरे धीरे पहुंचते हैं यहाँ तक कि मैम आज इस स्टेज पे पहुंची हैं। तो क्या क्या हर्डल सामने आए मैम के, तो मैम शुरू करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं स्टोरी के कि आपने कैसे जर्नी शुरू करी, कि कैसा एनवायरनमेंट मिला आपको बचपन से ही? सर मेरी बेसिक जो मेरी एजुकेशन है वो ऋषिकेश से है। ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से पढ़ी हूँ, 12th मैंने वहाँ से किया। आफ्टर दैट BSc और MA इंग्लिश मैंने PG कॉलेज ऋषिकेश से ही किया है। स्टार्टिंग में हर एक बच्चे का एक सपना होता है कि मैं इंजीनियर, डॉक्टर, है ना, ये बेसिक उस समय सब चल ही रहा था। जिस एज में जिस एज में हम लोग थे उस समय, और मतलब वो बच्चों का एक सपना, पेरेंट्स का एक सपना यही होता था कि हमारा बच्चा बिल्कुल हायर पोस्ट पर जाए, और डॉक्टर, इंजीनियर, इससे नीचे लोग नहीं समझते थे कि मतलब कोई जॉब बहुत अच्छी होती है। हाँ, गर्ल्स के लिए क्राइटेरिया था, गर्ल्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली एक माइंड में रहता था कि टीचिंग और बैंक, ये 2 जॉब बहुत रिस्पेक्टेबल मानी जाती थी, है ना। साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट रही मैं, ब्रिलियंट थी शुरू से, ऐसा भी नहीं, मतलब ठीक है अच्छा था, बहुत टॉपर नहीं हम कहेंगे, लेकिन अच्छी थी, मेरी मेरिट में रहा करती थी मैं। टीचर्स से बहुत अच्छी मेरी ट्विनिंग्स होती थी, और मतलब बड़ा अच्छा मेरा माहौल स्कूल का एक अच्छी उसमें थी, रेपुटेशन स्कूल के अंदर रही, कॉलेज में रही। उसके बाद मैंने BSc की, और फिर वही आ जाता है गर्ल्स की प्रॉब्लम कि बीइंग गर्ल्स, क्योंकि BSc मैंने की तो हमारे यहाँ MSc में बहुत लिमिटेड सीट हुआ करती थी, और फिर उसमें भी वो रिजर्वेशन कोटा, तो मतलब मुश्किल से 8 या 9 सीट्स जो है एक जनरल स्टूडेंट को मिल पाती थी। सही बात। अब उसमें मेरिट में 8-9 के कटआउट में हम लोग नहीं जा पाए, तो फिर रहा कि देहरादून से MSc कर लें,
लेकिन फिर वो घर की बाउंडेशंस ऐसी थी कि नहीं, आप जो करना है ऋषिकेश के अंदर ही करना है, बाहर हम नहीं भेजेंगे। ऋषिकेश तब की बात करें और अभी की बात करें, तब भी छोटी जगह थी, आज भी भी छोटी जगह हाँ, ही है क्योंकि वो। वहाँ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट एजुकेशन के मामले में नहीं हुआ आया है। जी। वहाँ वही पीजी कॉलेज एक ही है। अब आज तो वो खैर ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी बन चुकी है, लेकिन फिर भी तब मतलब वो नहीं था। छोटे शहरों में क्योंकि माता पिता वहीं उसी शहर में बड़े पले हुए, तो उनको वो अपग्रेडेशन नहीं हो पाता कि बच्चों को बाहर भेजना है, कैसे पढ़ाई करवानी है। जबकि मेरे पापा तो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, ऐसा भी नहीं, लेकिन दिक्कत क्या थी, उन पर भी बहुत जिम्मेदारियां थी घर परिवार की, तो वो सब देखते हुए हमारे लिए ये था कि भाई लड़की है तो हम इसे ज़्यादा दूर नहीं भेजें, सेफ्टी पर्पज़ होता है पेरेंट्स के मन में काफ़ी, तो वो चीज़ थोड़ी सी थी। तो फिर मुझे ये कहा गया कि भाई यहीं करना है जो करना है। तो फिर मैंने, क्योंकि MSc में एडमिशन मिल नहीं सकता था, तो फिर मैंने MA इंग्लिश, मैंने उस समय इंग्लिश मुझे अच्छा सब्जेक्ट लगता था, लैंग्वेज, तो फिर मैंने MA इंग्लिश से ही ज्वाइन किया। तो मैम जब आपके पेरेंट्स ने एक लिमिट लगा दी कि ये हमारी बाउंड्री है, इसके अंदर ही कुछ करना है, जी जी, तो आपने कुछ नई प्लानिंग करी फिर? उससे पहले मेरा था ना कि मुझे मेडिकल में जाना जी। है ना, डॉक्टर। लेकिन अब क्या, फिर वही बात आ जाती कि वहाँ कोचिंग नहीं थी, ऋषिकेश क्योंकि एक छोटा शहर था, तो कोचिंग अवेलेबल नहीं थी। आप CPMT उस समय हुआ करता था मेडिकल के लिए, अब तो नीट बच्चे करते हैं, उस समय CPMT हुआ करता था। कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन टीचर्स नहीं देते थे, तो बहुत सब इस चीज में फर्क पड़ता था। तो वो चीज तो वहाँ, क्योंकि BSc के बाद आपको आगे कोई ऐसा एजुकेशन नहीं मिली, कोई आपको कोचिंग नहीं मिली, तो वो चीज़ वहीं पर ख़त्म हो गई। और फिर इंग्लिश में जाने की वजह से वो डॉक्टर वाला चैप्टर बंद हो गया। जैसे होता है ना बच्चों का आज की डेट में कोई उनकी प्लानिंग होती है, अगर उसमें रुकावट डाल दे माता पिता तो बच्चे दुखी होते हैं, लड़ाई करते झगड़े करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। तो ऐसा माहौल बना था घर में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए डिप्रेशन तो तब के बच्चों को मुझे लगता पता ही नहीं था कि डिप्रेशन किसे कहते हैं। तब तो बच्चों की पिटाई भी हो जाती थी, हाँ। है ना। स्कूल में भी खूब बच्चे खूब पिटाई खाते थे, कोई उनकी फीलिंग हर्ट नहीं होती थी, कोई उनका ईगो हर्ट नहीं होता था। ये सब आज के ट्रेंड जो है शुरू हो गया। मुझे लगता है इसी से ज्यादा परेशानियां भी जो आज का बच्चा फेस कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है, क्योंकि वो इतना इगोइस्ट हो गया है कि वो सुनना ही नहीं, उसे ना सुनने की आदत ही नहीं रही कि जो मैंने कहा है वही होगा, जो मैं चाहता हूँ पेरेंट्स वही करें। और पहले का बच्चा मेंटली प्रिपेयर होता था कि मुझे ना सुननी मिल सकती है, पेरेंट्स की ही जो है बात को ऊपर रखा जाता, फाइनल वही होगी, फाइनल वही होता था। जब मैंने 10th किया था तो मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं 11th जो सब्जेक्ट, जैसे मैंने साइंस चूज किया था, तो उनका मन था कि मैं आर्ट्स चूज करूं। मतलब उनके दिमाग में शायद रहा हो कि या इसकी तरफ भेजना चाहते हो मुझे, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा खोला था ना, उन्होंने कहा आर्ट्स ले लो। तो आर्ट्स के लिए मैं नहीं मान पाई, क्योंकि साइंस वाला बच्चा जल्दी से नहीं जाना चाहता। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं आर्ट्स में तो नहीं जाऊंगी। तो वो उनकी इच्छा थी कि इंग्लिश से तुम MA करो, तो मैंने इंग्लिश ज्वाइन किया। साथ साथ मैंने डोएक से कंप्यूटर का कोर्स उस समय किया। O लेवल A लेवल चलते थे। हाँ, मैंने A लेवल किया था सर, डोएक से ना A लेवल उस समय किया था। तो दिमाग में ये था कि ठीक है, वो मेडिकल वाला तो हट गया फिर माइंड से कि नहीं चलो ठीक है वो नहीं, तो मैं डोएक से A लेवल करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें लैंग्वेजेस हुआ करती थी उसमें। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो डोएक से A लेवल है, बहुत से व्यूअर्स को नहीं पता होगा, ये कुछ हद तक आज की डेट में देखें तो जो कंप्यूटर साइंस से बच्चे बीटेक कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, तो उसके इक्विवेलेंट हुआ करते थे। ये लेवल्स में इसमें लैंग्वेजेस हुआ करती थी और बहुत सारे कोर्सेज होते थे। तो बच्चे, अब तो खैर इतना पॉपुलर नहीं रहा है सर, क्योंकि अब तो BCA और कंप्यूटर साइंस में बीटेक में बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं। जी 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 बिल्कुल। तो ये समवट कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ कोर्स था जो बहुत सारी लड़कियां करती थी। मेरी सिस्टर ने भी O और A दोनों कर रखे थे, दोनों बहनों ने कर रखे थे। और ये इतना इजी नहीं था कि मतलब इसको क्वालिफाई करना भी आसान नहीं था। एक ना आपके पास डिग्री ऐड हो जाती थी, अगर आपको किसी कंपनी में IT डिपार्टमेंट में जाना है तो आप, उस टाइम पे बीटेक का इतना क्रेज नहीं था, ना ही प्राइवेट कॉलेज थे कि हर माता पिता करा पाए। जी 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 तो अगर किसी को IT इंडस्ट्री में जाना है तो आपके पास O लेवल A लेवल टाइप कुछ होना चाहिए, तो आपको एंट्री मिल जाएगी। बिल्कुल। अब की तरह नहीं है कि बीटेक कर लिया या फिर BCA MCA कर लिया। तो वो साथ साथ पैरेलल मेरा वो चलता रहा और इधर से MA इंग्लिश मेरा कंप्लीट हो गया। इवन उसके बाद भी मतलब मेरे मन में नहीं था कि मैं टीचिंग में आऊंगी, सच बात ये है। तो लेकिन फिर वही बाउंडेशंस है ना, तो छोटे शहर की बाउंडेशंस की भाई A लेवल हो गया, तो फिर लगा कि अब भाई मैं बाहर, क्योंकि ऋषिकेश में तो कोई ऐसी जॉब मिल नहीं सकती थी, तो आपको MNCs में ही जाना था कहीं। तो फिर उसके लिए मुझे दिल्ली, मुंबई, कोई ऐसे बड़े शहर में जाना था। लेकिन फिर उसके बाद फिर वही फैमिली वो आ जाती है बाउंडेशंस की, नहीं आपको हम ऐसे तो नहीं भेज सकते जॉब करने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब अच्छा भी नहीं माना जाता था एक्चुअली उस समय कि आज तो देखिए बच्चा, गर्ल्स जो है होटल में भी वर्क कर रही हैं, है ना। और बहुत से ऐसे जो है जो पहले बॉयज़ के लिए माना जाता था कि लड़के यहाँ सेफ रहते हैं, वहाँ गर्ल्स भी आज काम कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस समय बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि पेरेंट्स तैयार नहीं होते थे, तो उन्होंने कहा नहीं, या तो टीचिंग या बैंक। और टीचिंग भी सही बताऊँ ना मैम, तो
कहीं ना कहीं वो उसी डायमीटर में ही होगी। वही बाहर नहीं जाना है, करना वही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एमएनसी वगैरह में जॉब करने हम तो नहीं भेज सकते, शादी के बाद जाना जहाँ जाना है, अभी तो तुम यहाँ करना है तो तुम टीचिंग कर लो या बैंक की तैयारी करो, फिर तो जो भी करना है शादी के बाद करना। हाँ, जो करना है शादी के बाद करना, उससे पहले नहीं करना है। तो फिर एक चैलेंज और सामने आ गया कि भाई आपके रास्ते रुक गए, मतलब एक आपको बैरियर मिल गया कि नहीं अब आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। अब वहीं पर रहकर फिर कुछ करना था। ए लेवल वाला जो वो था उसका भी कोई स्कोप नहीं दिखा, हो गया फिर वहां पर स्टॉप हो गया। मतलब वो ये था कि आफ्टर मैरिज यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज यू हैव टू डू द वर्क यू आर गिविंग हियर। एमए का रिजल्ट आने से पहले ही मुझे एक स्कूल से ऑफर आ गई, तो आई स्टार्टेड माई जॉब देयर एज अ इंग्लिश टीचर। चाहे इच्छा हो या ना हो, हाँ, मतलब लेकिन ये था कि कहीं ना कहीं तो कुछ एंगेज तो खुद को करना ही है कि भाई अब हम क्या करें। मतलब आप पीजी आपने कर लिया, अब आप क्या करो। ये बच्चों ध्यान से सुन लो, तुम लोग जो आजकल प्लानिंग करते हो ना आप लोग कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, अगर माता पिता उस प्लानिंग में या फिर किसी कारण से, जैसे मान लीजिए किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग, आज की डेट में माता पिता की सुनता नहीं थी जल्दी कोई, बिल्कुल, लेकिन कोई मिस हैपनिंग, क्योंकि गॉड सबसे ऊपर है, बिल्कुल सही बात, कभी कभी वो आपकी प्लानिंग खराब कर देते हैं। उस परिस्थिति में रोने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस, ये वाली बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग कुछ और होती है लेकिन हो कुछ और जाता है। इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों को सामने लाया जाता है आपके, कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं आपको उन्हीं से रास्ते बनाने हैं। ये सोच के नहीं बैठ जाना कि मैंने पहले मेडिकल के लिए तैयारी की थी, अब तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये नहीं करना। फिर दूसरी बार परिस्थितियां वही वाली सामने आई थी मैम की, पहले 12th के बाद जब बीएससी हो गई थी, बीएससी के बाद ऐसा आया था सब कुछ खत्म। मैम ने खुद जो पेरेंट्स ने कहा वो किया जी। उसके बाद फिर एक बार ऐसा लगा सब खत्म। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन फिर नहीं, रास्ते अपने आप भगवान ने बना दिए। बिल्कुल। और वहीं से इंग्लिश शुरू हो गई। हाँ, वो ही मेरा एक रास्ता रहा इंग्लिश टीचर बनने का, कि मतलब अब ये लगा कि चलो अब मैं फ्री हूँ तो क्या करूँ। तो ट्यूशन्स वगैरह तो नॉर्मली जैसे चलते ही रहते हैं, तो ट्यूशन में लेती थी और फिर मुझे स्कूल से मतलब ऑफर मिली, तो फिर मैंने स्कूल में जॉब ज्वाइन कर ली। डॉन बास्को स्कूल हुआ करता था उस समय, तो मैंने वहाँ एज ए इंग्लिश टीचर ज्वाइन कर लिया। एक और स्कूल फिर मैंने उसके बाद चेंज किया, होली एंजल ऋषिकेश में ही है इस समय, और 12 CBSE स्कूल है। उसके बाद मेरी 2002 में सर मेरी मैरिज हो गई, तो फिर मुझे मेरे कहते हैं ना सपनों को पंख लगना, तो मुझे लगा कि अब मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड दिल्ली में जॉब करते थे, मन में लड्डू फूटा वाला केस हुआ। हाँ, नहीं मतलब जॉब के लिए था, जॉब के लिए, हाँ जॉब के लिए, क्योंकि उस समय मुझे लग रहा था कि अब हाँ, अभी तक तो मैं क्राइटेरिया मेरा यही बना हुआ था और मुझे स्कूल में ही जॉब करनी थी। मतलब मैं बहुत मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि मुझे स्कूल में ही आगे अपनी जॉब कंटिन्यू करनी है। तो मुझे लगा कि हस्बैंड मेरे क्योंकि वहीं फरीदाबाद में जॉब करते थे, तो मुझे लगा अब मैं जाके बाहर MNC कंपनी में ट्राई कर सकती हूँ, अब ए लेवल काम आ जाएगा, ए लेवल काम आएगा। आफ्टर मैरिज जब मैं हस्बैंड के साथ गई, तो फिर इनसे बात की कि भाई मेरे को ऐसे, तो हस्बैंड भी वो वही टाइम तो वही था पहले वाला ही। उनका अपना एक अलग सोचना था, उनका मानना था कि भाई देखो MNC में जॉब करने का मतलब है कि सुबह 7 बजे जाना और रात के 8-9 बजे घर आना, कोई टाइम नहीं है। अब यही समय मैं जा रहा हूँ और घर आ रहा हूँ, उसी समय तुम जाओगे घर आओगे, तो घर जैसा नहीं रहेगा, कहाँ घर बन पाएगा। तो अच्छा, उस समय ये ट्रेंड नहीं था बहुत, मैरिज जैसे मेड वगैरह का इतना ट्रेंड नहीं हुआ करता था कि मेड काम करेंगी या घर खाना बनाने के लिए आपने मेड हायर कर ली। अब तो बहुत सारी चीजें आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो तब वो उतना भी नहीं हुआ करता था। फिर हस्बैंड ने भी स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि भाई MNCs में जॉब मैं नहीं करने दूंगा, आपको टीचिंग करनी है तो आप कर लो। तो फिर से मेरा रास्ता घूमकर टीचिंग पे आ गया। मतलब ये आप ये समझे कि वही आ गई, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कि शायद भगवान ने मुझे एक टीचर वाला कैलिबर शायद ज्यादा अच्छा देखा होगा, और उन्होंने वो रास्ता मेरा वही बनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, कि मतलब एक होता है ना भाग्य में कि मतलब आपको एक अच्छा टीचर बनना है, और शायद बहुत सारे बच्चे जो मैंने पढ़ाए हैं, और आज जब बच्चे मुझे रिगार्ड देते हैं कि मैम आपने हमारी लाइफ चेंज कर दी, या आपसे हमने पढ़कर हमारा बहुत कुछ हमने लाइफ में सीखा, तो मुझे लगता है कि शायद एक वो जो समय मेरे जो चैलेंजेस मेरे आगे आ रहे थे, वो शायद मुझे एक अच्छा टीचर बनाने के लिए या इन बच्चों के लिए अच्छा मार्गदर्शक तैयार करने के लिए आ रहे थे। बिल्कुल। तो फिर मैंने वापस वहाँ फरीदाबाद में एज ए PGT इंग्लिश मैंने दोबारा से जॉब ज्वाइन की। 3 साल मैंने वहाँ जॉब की। मैं इतना कहूँगी कि जहाँ भी स्कूल्स में मैंने वर्क किया सर, देखिए ये ऑनेस्टी होती है, ये आपका वर्क के प्रति आपका डेडिकेशन होता है। जब हम अपने वर्क के लिए ऑनेस्ट और डेडिकेटेड होते हैं, तो मैनेजमेंट भी आपको उस लेवल पर हेल्प करता है, सपोर्ट। मेरी बेटी छोटी थी, तो अब ये हुआ कि मैं, क्योंकि घर में कोई था नहीं, मैं और हस्बैंड ही थे, तो हम बच्चा कैसे छोड़ें, क्या करें, तो मैं तो ज्वाइन नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरे जो प्रिंसिपल जो रहे पहले, मैं उन दिनों मैटरनिटी लीव पे थी, मतलब छोड़ ही दिया था। मैटरनिटी लीव भी क्या कह सकते हैं, उस समय प्राइवेट स्कूल से इस तरह की कोई मतलब पॉलिसीज नहीं होती थी, तो मैं जॉब छोड़ के ही आई थी कि भाई मैं अब नहीं करूँगी जॉब।
तो उन्होंने मुझे कभी बेटी के साथ कहीं देखा होगा, तो उन्होंने मेरे घर, मतलब हमारी एचओडी थी इंग्लिश की, उनको भेज दिया कि मैम को कहो जॉब ज्वाइन करें। फिर मैंने अपनी कंडीशन बताई कि भाई मेरी छोटी बेटी है, मैं कैसे आऊँगी, मैं तो नहीं कर सकती ऐसे। तो उन्होंने कहा अच्छा आप मिलने आ जाइए एक बार। तो फिर जब मैं मिलने गई तो उन्होंने कहा जो शब्द है ना, मैं मिलने आ जाइए, ये इंसान को पता था अक्सर। जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा मिलने तो आइए आप एक बार। तो मैंने कहा चलिए, मैं बेटी को लेके चली गई। उन्होंने मेरे गोद से बेटी पकड़ ली कि ये बेटी हमारी, और आप स्कूल में वर्क कीजिए, कि मतलब आप जितना टाइम, कितने बजे आ सकते हो, बेटी को हम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वही 9 बजे से लेके 12 बजे तक मैं वहाँ मतलब पूरा अपना घर का करके, और फिर बेटी को लेके 9 से 12 मैंने वहाँ पर जॉब की, और 12 बजे मैं घर आ जाती थी। उस टाइम पूरा स्टाफ मिलके जो भी खाली होता था वो बेटी को संभालता वो सर आया, हाँ मतलब वो प्रॉपर वो बेटी को देखते थे, मतलब उसकी केयर करते थे, और मैंने इस तरह से वहाँ पे टीचिंग की। आफ्टर दैट फिर वही लेडीज के लिए ना बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं सर कि हर जगह चैलेंजेस खत्म नहीं होते। तो मैंने वहाँ ऐसे करके 2 साल वर्क किया। फिर मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हरिद्वार हो गया। हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता है कुछ भी। बिल्कुल। हरिद्वार जब ट्रांसफर हो गया, एक खुशी भी मिल रही होगी कि घर के पास जा रही हूँ। हाँ, लेकिन अब ये था कि आप एज ए पीजीटी जब आप वर्क कर रहे हो, आपकी एक रेपुटेशन वहां पर बन गई है, आपने एक स्कूल को प्रॉपर अपने डेडिकेशन से, अपने वर्क से आपने अपनी एक रेपुटेशन बना ली है। फिर आपको नई जगह छोड़ के आना सब कुछ, और यहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। अब हस्बैंड की वजह से मुझे फिर वापस ही आना पड़ा। तो फिर मैं वापस यहाँ आई। फिर यहाँ मैंने मुश्किल से 8-10 दिन, 15-20 दिन मैं थोड़ा सा अपने आप को सेटल डाउन किया। फिर मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि एक जुनून शुरू हो गया था ना, एक पैशन मेरे मन में आ गया था कि मतलब नाउ आई हैव टू डू वर्क, मुझे काम करना है। फिर मैंने दोबारा से अपना रिज्यूमे तैयार किया, और शिवडेल स्कूल है यहाँ पर, शिवडेल स्कूल, वहाँ मैंने अपना रिज्यूमे भेजा किसी के थ्रू। ये मेरा, खैर मैं ये कहूँगी कि मतलब मेरा गुड लक था रहा या क्या रहा, कि मैंने जब भी जहाँ फर्स्ट स्कूल जो भी रहा, मैं जिसमें भी गई वहीं मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मुझे ऐसे जैसे होता है ना कि लोगों को भटकना पड़ता है जॉब के लिए, तो वो मुझे नहीं देखना पड़ा ऐसा चैलेंज। मैं जहाँ गई वहीं के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट ने मतलब तुरंत वो मुझसे मतलब प्रभावित हो जाते थे। उन्हें लगता था कि नहीं, शी इज अ टीचर, वी हैव टू हायर। तो वहाँ भी मैं गई, तो किरण टीचर थी, स्वामी जी थे, उन्होंने तुरंत इंटरव्यू लेते ही उसी दिन मुझे हाँ कर दी कि मैम आप बिल्कुल कल से ज्वाइन कर लीजिए हमारा स्कूल। तो फिर मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। वहाँ भी एज ए पीजीटी इंग्लिश में वर्क करती रही, और वहाँ मैंने 5-6 साल वर्क किया। फिर इसी बीच में बीएड का थोड़ा सा ट्रेंड शुरू हो गया था। तो फिर मैंने बीएड का एंट्रेंस वगैरह दिया, तो बीएड में मेरा हो गया था। उस दौरान 1 साल का होता होगा बीएड? जी, 1 साल का होता था। 2007 की बात है। 2007 और 8 वाले बैच में मैंने बीएड अपना किया। फिर मैंने स्कूल से जॉब मतलब अपनी छोड़कर, और फिर मैंने 7-8 में मैंने बीएड किया। उसके बाद फिर वापस वहीं से मेरे को फिर कॉल आई कि नहीं अब हो गया बीएड, अब वापस आ जाओ। तो फिर मैंने वहाँ ज्वाइन किया। साथ साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इसी बीच में जीवीपी में, गायत्री विद्यापीठ शांति कुंज। ये तब शांति कुंज के अंदर हुआ करता था। जी। अब तो बहुत बड़ी बिल्डिंग हमारी बाहर बन गई है। तो मुझे वहाँ का ना जो सांस्कृतिक माहौल जो वहाँ का लगा, मतलब जो वहाँ एक कल्चर के साथ जुड़े हुए लोग, और वो जो कल्चर मुझे वहाँ का दिखा, तो उसने मुझ पर इतना इम्पैक्ट डाला कि मैं पब्लिक स्कूल से दूर होकर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब ठीक है, पैसों की भगवान की कृपा से मुझे ऐसी कोई नीड्स कभी नहीं रही। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ समाज के लिए भी करना है, और शायद ऐसी संस्था से जुड़कर मैं कुछ कर पाऊंगी, कुछ सीख पाऊंगी नया। इससे पहले शांति कुंज के बारे में मालूम था, कभी सुना था आपने कुछ? सर इससे पहले शांति कुंज के बारे में मैंने थोड़ा ही सुना था। मतलब ये था कि लोग वहाँ शादियाँ कराते हैं, और वहाँ मतलब जो रिचुअल्स होते हैं वो वहाँ होते हैं। मेरी एक फ्रेंड की शादी वहाँ हुई थी, तो तब मैंने पहली बार शांति कुंज देखा था। और ऐसा मतलब मुझे बाद में बहुत पता चला लोगों से, मतलब ऐसे जनरली मैं जब वहाँ का एनवायरनमेंट मैंने देखा था, तो ऐसे कभी मन में आया कि अरे यार यहाँ ये बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ आना चाहिए। सुनते हैं ऐसा कि जो लोग वहाँ आने की कभी इच्छा प्रकट करते हैं, गुरुजी उन्हें बुला लेते हैं। तो गुरुजी ने मुझे, मतलब जबकि मैं आपको बताऊँ, मुझे गायत्री विद्यापीठ नाम का स्कूल शांति कुंज में कहीं है, मुझे नहीं पता था। मेरे एक फ्रेंड ने अचानक मुझे बताया कि शांति कुंज में ऐसे गायत्री विद्यापीठ एक स्कूल है, और तुम वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो, वहाँ इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है। यहाँ पब्लिक स्कूल का जो माहौल होता है, मतलब वो बहुत थोड़ा सा उतना, मतलब एक होता है ना कि मज़ा नहीं आ रहा था काम में, मतलब कहीं ना कहीं कुछ लग रहा था कि कुछ है जो मुझे कहीं और खींच रहा है। इस बात का पता चलेगा भी उसे, जो मैम बोल रही है ना, ये मजा, ये पता उसे चलेगा जिसने दोनों जगह के स्वाद चखे हों। बिल्कुल कि बाहर क्या माहौल है और गायत्री विद्यापीठ में क्या नजारा है। वहाँ जाके कोई शायद ही कोई कहे छोड़ने के लिए, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा समस्या कुछ आ जाए। तो फिर मैंने जब वहाँ ज्वाइन किया, वहाँ का सर माहौल बड़ा, जैसे कहते हैं ना, बड़ा
पवित्र माहौल और हाँ। वो बड़ी अच्छी सी शांति जाकर वहाँ फील होती थी। तो वहाँ मैंने फिर बिना कुछ सोचे समझे, जबकि मैं आपको बताऊं कि पब्लिक स्कूल्स के कंपेयर में अगर हम देखें, उसको कंपेयर करें, तो वहाँ की सैलरी मतलब Half या वहाँ वो 1/3 सैलरी बोलते ही नहीं थे। जीवन सहयोग राशि होती है ना वो हाँ, तो। जीवन सहयोग राशि बस वही मिला करती थी। बिल्कुल। जहाँ आज आप देखिए ना कि पब्लिक स्कूल्स में जहाँ आप 30-40 हजार 50 हजार रुपए सैलरी मिल रही है टीचर्स को, वहाँ मतलब मैं कह भी नहीं सकती, कहना नहीं चाहिए मुझे, मैं सैलरी नहीं बताऊंगी, लेकिन मतलब वहाँ वो जीवन सहयोग राशि ही हुआ करती थी कि बस आप चला सकते हो अपना। भाई हम दोनों वहीं टकराए थे। जी जी, जो आपसे हम भी वही मुलाकात हमारी हुई। जो लोग हम दोनों को जानते हैं उन्हें पता है कि हम दोनों वहीं मिले गायत्री हैं। विद्यापीठ में ही मिले थे। मैम तो बहुत पहले से थी, जी। मैं बाद में कुछ दिन के लिए गया था, कुछ सालों के लिए। ठीक है। 2008 में मैंने वहाँ ज्वाइन किया था, जैसे और मैं पहुंचा 16 में या 17 में जाके करीब। हाँ सर, आप 17-18 के आसपास। हम ये था कि चलिए हम समाज के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं बिल्कुल। और एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं कि जो समाज के प्रति समर्पित है, कुछ बिल्कुल। काम कर रही है उनके लिए, है ना। तो मेरा मतलब वहां जाके मुझे लगा कि अब ठीक है, मुझे अब कहीं नहीं जाना है, दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर आई कैन स्टे। तो मैंने वहां पर जो है काफी लंबे समय 10 साल मैंने वहां वर्क किया सर। और 10 साल कम नहीं होते, 10 साल। जी बिल्कुल। और मैं ये कहूंगी कि वहाँ का जो माहौल था बहुत शांति प्रिय, मतलब कोई किसी में कुछ नहीं, अपने आप काम से आप काम कीजिए। और फिर देखिए सर, जो डेडिकेटेड पर्सन होता है, जो ऑनेस्ट होता है, वो अपने आप ही ऊपर आ जाता है ना। हमें किसी की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं थी, हमें कुछ नहीं। वहाँ का माहौल, उस समय मेरे प्रिंसिपल हुआ करते थे कैलाश महाजन जी। महाजन जी, मैंने बहुत ही तारीफ सुनी है उनकी। जेंटल, हाँ बिल्कुल सर, बहुत जेंटल पर्सन। मैं ये कहूंगी कि हमें उनके रूप में ना पिता दिखाई देते थे, वो एक पिता का ही रूप थे हमारे लिए ना, और पिता जैसा ध्यान भी रखते थे हम टीचर्स का। उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा कि बस टीचर हैं तो ऑर्डरिंग वे में वो कभी नहीं रहे। हमेशा मतलब जैसे वो कुछ कहते भी थे ना, तो उनके भाव में एक जैसे होता है ना आदर भाव दिखाई देता था, और बहुत रिस्पेक्ट से ही वो टीचर्स से बात करते थे। मतलब किसी को कभी ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया, जैसे होता है कि जनरल प्रिंसिपल्स कुछ भी कि हाँ जी बिल्कुल ऑर्डरिंग वे में टीचर्स को कहीं भी इंसल्ट कर दें, डांट दें, जैसा कि पब्लिक स्कूल्स में मोस्ट प्रोबेबली हमें देखने को मिलता भी है कुछ स्कूल्स में। ऐसा माहौल वहाँ का नहीं था। वहाँ हर व्यक्ति सम्मानित था, और उनके कोऑर्डिनेशन में विनय जी रहे। तो मतलब मुझे बड़ा मतलब सपोर्ट दोनों से बहुत अच्छा रहा। मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, हमें कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम ऐसे नहीं आई, मतलब बहुत ध्यान रखते थे। नहीं, गायत्री विद्यापीठ में हम ये बात तो कह सकते हैं ना कि अगर कोई जा रहा है पढ़ाने, किसी को अगर आता है पढ़ाना सही में, जी। अगर वो वहाँ जा रहा है उस स्कूल में, तो आपको इतनी सी भी 0.1% भी टोका टोकी नहीं होगी। है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको पढ़ाना आता है तो आप जाओ, आपको जो पढ़ाना है पढ़ाओ, जितना पढ़ाना है पढ़ाओ, बिल्कुल। जैसे मर्जी टेस्ट लेने हैं उनसे कह दो कि सर मेरा लेक्चर वहां कर दो, ओके सर, वहां कर दो, ओके सर, मुझे प्रेयर में पढ़ाना है, ओके, जो मर्जी पढ़ाने के नाम पे फ्रीनेस, आप बिल्कुल फ्री मतलब हो। आप काम के लिए स्वतंत्र थे। बिल्कुल। वहां पर हमें किसी की जी हजूरी नहीं करनी थी। तो इसलिए मुझे मतलब मैं शायद 10 साल इसलिए वहां रुक पाई, क्योंकि और मैं भी शायद 4-5 साल जो भी रुका रुक गया इसलिए। मुझे पहले दिन से ही मतलब ये नहीं था कि कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कोई आपको चेक कर रहा है। प्रोफेशनली हम बिल्कुल अप टू डेट थे, है ना, हम अपने नॉलेज को अपडेट रखते हैं। बिल्कुल। और प्रोफेशनली हमारा जो एक क्राइटेरिया था वो वहाँ बच्चों को बहुत पसंद आया, क्योंकि उससे मेरे से पहले जो टीचर वहाँ पढ़ा रहे थे स्पून फीडिंग चल रही थी कि मतलब आपने क्वेश्चन लिखा है आप रट लो और हो गया। अब वो 10th का बैच, 12th का बैच वहाँ से 12th उसके बाद ही हुआ। 10th जब मैं गई थी तब 10th चल रहा था वहाँ, 12th हमारे रहते ही स्कूल जो है एफिलिएशन ली थी 12th ने, 12th की। तो मैंने बच्चों को सिखाया कि आपको खुद से कैसे काम करना है, आपको खुद से आंसर कैसे लिखने, मतलब एक इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड था वो उसके बाद अपग्रेड होना शुरू हुआ। तो मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते थे सर लोग कि नहीं मैम ने बिल्कुल अच्छे से संभाल लिया है। और वहाँ मैं एज ए हेड कोऑर्डिनेटर पूरे 10 साल मैंने वहाँ पर वर्क किया, पीजीटी इंग्लिश और हेड कोऑर्डिनेटर के रूप में, और बड़ा अच्छा सफ़र मेरा वहाँ रहा। इवन देखिए मैं आपको बताऊँ, उस बीच में मेरा बेटा भी हुआ। मैंने स्कूल 2 साल हुए थे मुझे करते हुए, और मेरा बेटा मैंने कंसीव किया। तो पूरे 9 मंथ तक मैं वहाँ जॉब करती रही। मतलब ऐसा हुआ कि बस आज जैसा बेटा हुआ है तो मतलब आज सुबह भी मैं स्कूल गई हूँ और शाम को मेरा बेटा हुआ तो फिर मैंने फ़ोन करके बताया कि भाई सर ऐसे ऐसे बेटा हो गया है। मैंने मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था स्कूल को कि भाई मैं छुट्टी उसके बाद मैं नहीं आ पाऊंगी स्कूल में, क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं घर में करने वाला। लेकिन इतना था कि मेरी जिम्मेदारियाँ थी, तो मुझे पता था मेरे पास 10th का बैच था, 12th का बैच था। मैंने सर अक्टूबर में ही फाइनल का सारा सिलेबस कंप्लीट कराया बच्चों का, उनके टेस्ट पेपर असाइनमेंट्स बनाए ताकि बच्चों को कोई दिक्कत मेरे बाद ना आए। जो भी टीचर आए वो सिर्फ रिवीजन कराए और मेरे बच्चों को तैयार रखे। बाकी मुझे ऐसा नहीं हो कि बच्चे परेशान हो रहे हैं मेरे पीछे। मैंने सारा काम कंप्लीट करके रखा हुआ था ऑलरेडी पहले से।
तो इसके लिए भी मतलब होता है ना कि ऑब्लाइज्ड होना। प्रिंसिपल हमारे जो सर थे उन्होंने कहा मैडम आपने इतने समय में कितना कुछ काम करके रखा है। मैं कहा सर देखिए मुझे पता है कि मुझे जाना है, बिल्कुल, तो मैं उसकी तैयारी पहले से करके ही जाऊंगी, मेरा बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए। और बच्चों के प्रति हम लोगों का मतलब बच्चों का अटैचमेंट टीचर से जनरली हर उसमें होता ही होता है, बिल्कुल, है ना, हर टीचर से बच्चा जुड़ता है। 2-3 महीने निकले बेटे के होने के बाद, मेरे डिलीवरी के बाद, लेकिन फिर बच्चे परेशान होने, उन्होंने तो नए टीचरों को एक्सेप्ट ही नहीं किया, नहीं हम तो मैम से ही पढ़ेंगे, हम तो मैम से ही पढ़ेंगे। तो फाइनली मुझे फिर कॉल आई कि मैम आप स्कूल आ जाइए। मैंने कहा सर मैं बेटा लेके कैसे स्कूल आऊँ, मैं नहीं कर सकती। तो फिर वही जो पहले हुआ था कि नहीं मैडम आप स्कूल आ जाइए बेटे को लेके, हाँ। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो मेरा बेटा सर शांति कुंज में ही पला है, हाँ। और मैं बस वो 3 महीने का बच्चा लेके मैं स्कूल जाती थी, वही 9 बजे लेने मुझे गाड़ी आती थी और 12 बजे छोड़ने वापस आती थी, और 9 बजे मैं वहां जाकर। ऐसा भी शांति कुंज के इतिहास में पहले कभी हुआ नहीं? नहीं, कभी नहीं हुआ सर, और उसके बाद भी नहीं हुआ। उसके बाद भी नहीं हुआ ये मेरे लिए ही हुआ था, और शायद ही मैं ये कहूंगी कि गुरुजी की मेरे ऊपर आशीर्वाद था, और मेरा शायद डेडिकेशन अपने काम के प्रति था। तो जो रेपुटेशन मैंने बनाई हुई थी, तो मैनेजमेंट ने भी उस चीज को अलाउ किया, जबकि जनरली टीचर्स के लिए वहां से गाड़ियां नहीं आती। बट मैं एक पहली ऐसी टीचर रही जिसके लिए स्पेशली गाड़ी आती थी, और हाँ, मैं पहली और आखिरी रही, सही कहा आपने, जिसके लिए स्पेशली गाड़ी वहां से आती थी और गाड़ी लेकर जाती थी। और उस बीच में मेरा बेटा वहां होता था, एक आया उसके लिए वहां रखी गई, वो आया उसको देखती थी। इवन मतलब हमारे यहाँ तो वहाँ माहौल ना, मैंने कहा फैमिलियर, वो तो पारिवारिक माहौल था, वो परिवार ही कहते थे और परिवार मानते भी थे। तो बेटा मेरा कभी किसी टीचर के हाथ में, कभी किसी बच्चे के हाथ में, मतलब बहुत परिवार के रूप में वो सब चलता गया। जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया ना मैम, उस टाइम पे आपका बेटा तो बड़ा हो गया था। जी 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 जी। केजी सर की बेटी को देखा है मैंने। जी जी जी। जो मैम बात बता रही हैं कि किसी टीचर का बच्चा स्कूल में है, तो मैंने सबसे पहले हमारे कॉमर्स के टीचर हैं, अकाउंट्स के केजी सर, उनकी बेटी को देखा। मैम वो शायद तब पढ़ती भी नहीं थी, या फिर शुरू कर दिया था, शुरू कर दिया था। आती थी सर वहां पढ़ने। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब मैं लेक्चर लेके आया करता था तो वो स्टाफ रूम में भागती रहती थी, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, और उसको मैंने उसी स्टाफ रूम में बड़े होते देखा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा बेटा ऐसा ही माहौल तब आपके टाइम भी रहा होगा। और ये तो क्योंकि 3 महीने का था, मैं कहता रही हूँ 3 महीने मतलब बाकायदा इसको गोद में पैक करके ले जाती थी। तो इसे पूरा मतलब कोई घुमा रहे बच्चे, जिस क्लास का फ्री पीरियड है बच्चे इसके पास पहुंच जाते थे खेलने के लिए, इसे ले लेके घूम रहे हैं। मतलब एक इतना फैमिलियर माहौल था कि हमें लगता ही नहीं था कि मैं अपने घर से कहीं बाहर निकल कर आई हूं। और शायद इसीलिए मेरी फैमिली ने मुझे अलाउ भी किया बच्चे को लेकर जॉब करना, क्योंकि देखिए मेरी फाइनेंशियल नीड नहीं थी, है ना, मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग फैमिली से हूँ, लेकिन क्योंकि वो पैशन, मेरा पढ़ाने वाला पैशन तो था ही, और वहाँ का फैमिलियर माहौल, जो वहाँ का माहौल था और जो अपनापन उन लोगों में था। सर ने आके स्पेशली मेरे हस्बैंड से, मेरे ससुर से बात की कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप मैडम को भेजिए, और आपको जरा सी भी कभी शिकायत हो तो आप हमें कहिएगा। और शिकायत का मौका वास्तव में कभी नहीं मिलता भी नहीं है। और बहुत सेटिस्फैक्टरी, मतलब मेरा बच्चा वहाँ बड़ा हुआ, मतलब 3 महीने का बच्चा वहीं 3 साल का हो गया, वहीं 3 साल से फिर वो प्ले में भी जाने लगा, वहीं उसने फर्स्ट भी वहाँ मतलब किया उसने। सबसे पहले तो मैं महाजन सर का धन्यवाद करूंगी कि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। विनय सर ने काफ़ी सपोर्ट किया, और एडमिनिस्ट्रेशन में आगे बढ़ाना वो उन्होंने ही मुझे कहा कि नहीं मैडम आप कर सकते हैं, आप कीजिए। तो मैंने नए नए चैलेंजेस वो लाइफ में जब हमें देते रहे तो हम उसको करते भी रहे। नहीं, ये बात तो मैंने देखी है। विनय सर का नाम ले रही है मैम, विनय सर इतने सपोर्टिव हैं कि किसी भी व्यक्ति को वो अपनी बातों से ऐसे प्रभावित कर देंगे जी कि भाई तुम यहाँ नहीं, तुम इस जगह पर हो, तुम कर सकते हो, करो। नहीं, ये बात सही है सर कि विनय सर में वो है कैलिबर, कि वो एक ऐसे व्यक्ति को भी जिसके अंदर कैलिबर नहीं होना, वो उसके अंदर वो चीज जगा देते हैं। मतलब वो चैलेंजेस इतने देंगे कि मैडम आप करो, ये करना है। तो हम कहेंगे नहीं सर कैसे होगा, अरे मैडम कुछ नहीं हो जाता है, आप करो तो सही, आप करो तो सही। तो उससे हिम्मत जगती है कि नहीं ठीक है हम कर सकते हैं। तो अगर हम अपना 100% दे पाए, अगर हम हजारों बच्चों की जीवन की दिशा को बदल पाए, अगर हम उनको एक सक्सेसफुल लाइफ दे पाए, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है ना। अगर वही हमें दबाते रहते, हमें टेंशन में रखते, तो हम वो 100% उनको नहीं, जो कि पब्लिक स्कूल्स में होता है। पब्लिक स्कूल में टीचर को अपनी सोच एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता। जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वही फॉलो करने हैं। हमने प्रेशर फ्री होकर वहाँ काम किया, कोई प्रेशर था ही नहीं हम पर। हमारा मन है तो हम पढ़ाएंगे, हमारा मन नहीं है तो हम नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन हम पर ये प्रेशर नहीं आता था कि आपकी क्लास क्यों खाली, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वो टीचर है जो बच्चों का समय वेस्ट होने ही नहीं देगा। तो ये कुछ, अगर ये आज घूम रहे हैं ना खाली क्लास में, तो भी कुछ कर रहे हैं, कारण है इसके पीछे, तो भी कुछ कर। आप ये मान के चलिए मैम, आपको प्राची का बैच ध्यान होगा, प्राची और निहिर वाला। जी जी जी। वो एक लता बैच था जिसपे इतनी मेहनत करी गई थी, सुबह पढ़ा रहे हैं, शाम पढ़ा रहे हैं, हर टाइम पढ़ा रहे हैं। एक दिन कहने लगे, सर्दी के दिन थे, बच्चे कहने लगे सर
कि आज मन नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक है चलो मत पढ़ो भाई, जब तुम हर टाइम पढ़ते रहते हो तो आज सुबह प्रेयर में भी पढ़ रहे हो, उसके बाद भी पढ़ रहे हो, ठीक है मत पढ़ो। मैंने कहा क्या करोगे फिर? सर खेलने चलते हैं। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो यार, इतनी ठंड में खेलोगे क्या? कि हाँ सर खेलेंगे। क्या खेलोगे भाई? इधर फुटबॉल खेलेंगे। कि ठीक है। वो लड़के खेलते ही बहुत थे सारे, चल दिए बाहर फुटबॉल खेलने। और मैम हम भी एक्चुअली स्पोर्ट्स पर्सन है तो मन माना तो था नहीं क्या करें क्या करें क्या करें। देखिए प्राइवेट स्कूल में चीज पॉसिबल नहीं थी कि आप अपने बच्चों को बाहर ले जाओ, और फिर लेकिन वहां पर टीचर आप खेलने ले जा रहे हो। तो मैम मैथ का टीचर होके मैं बच्चों को बाहर ले गया, फुटबॉल खिला रहे हैं। मैं खुद भी खड़ा हूँ। बच्चों ने कहा कि सर आ जाओ जाओ, उतारे जूते और खेलना चालू। वो इकलौता बैच था मैम जिसके साथ हम लोग खेले जी। और ये बात मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ कि कभी किसी टीचर ने, मैनेजमेंट ने ये नहीं कहा कि मनु सर आप टीचर होके बच्चों को क्यों लेके गए और किससे पूछ के ले गए। बिल्कुल, आप इनका टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो ये फैक्ट है वहां के बारे में। उन्हें पता है कि मनु सर अगर लेके गए हैं तो कोई कारण है, तो कारण है इसके पीछे। और वो सुबह शाम प्रेयर में भी पढ़ा रहे हैं इनको, तो अगर एक लेक्चर ले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और किसी स्कूल में इतनी सुविधा नहीं दी जाती, कोई डिसीजन ले सको अपने आप, ऐसा कुछ है ही नहीं। और वहां पर इतनी सुविधा इसीलिए है, इतनी मतलब इतनी राइट्स इसीलिए दी गई टीचर को क्योंकि उन्हें पता है टीचर डिजर्विंग है। मेन बात वही भी आ जाती है सर कि टीचर डिजर्विंग होता है, इसीलिए कभी कोई मैनेजमेंट टोकती नहीं वहां। देखिए ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट नजर भी पूरी रखे हुए है ना, क्योंकि वो हमारा रिपोर्ट वो ले रहे हैं, बिल्कुल बच्चों से भी ले रहे हैं। हमें तो नहीं चल रहा पता, बिल्कुल, लेकिन फीडबैक भी आता ही है। उनका चल रहा है सर, वो फीडबैक लेते हैं, वो बच्चों से भी फीडबैक लेते हैं, वो पेरेंट्स से भी फीडबैक लेते हैं, वो स्टाफ से भी फीडबैक लेते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन से भी फीडबैक लेते हैं, वो सब तरफ से फीडबैक ले रहे हैं। मेरे रहते हुए कई बार ऐसा हुआ जब हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी की जो प्रेसिडेंट हैं शेफाली जी, वो आई कि आपके बच्चे बहुत तारीफ करते हैं। मतलब हर बार उनका कहना जब भी मीटिंग, आपके बच्चे बहुत तारीफ करते हैं। पेरेंट्स जब भी मिलते थे कि नहीं मैडम आपके तो बच्चे बहुत तारीफ करते हैं। तो तारीफ सर कैसे करेगा? एक बच्चे से तारीफ लेना आसान बात बिल्कुल है ना। आपको उसके लेवल पर जाना पड़ेगा, आपको उसकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, आपको उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये सारे काम हम उनके साथ करते थे। बिसाइड टीचिंग, पढ़ाई के साथ साथ हम उनकी काउंसलिंग भी करते थे, है ना। उनको अप्स एंड डाउन्स भी सिखाते थे, मैनर्स भी सिखाते थे। जहाँ वो गुरुजी का एक कहना था कि एक आंख प्यार की और एक सुधार की। हाँ। तो वो चीज हम फॉलो करते थे कि हमारा उनके प्रति, बच्चों के प्रति प्रेम भी होता था, है ना, उनसे एक अटैचमेंट भी था, लेकिन साथ साथ उन्हें ये भी पता था कि मैम उतनी ही स्ट्रिक्ट भी हैं। ये बात भी है कुछ भी करेंगे तो थप्पड़ पड़े हैं तो विद्या तो मैम से ही पढ़े हैं, ये बात मुझे भी पता है। थप्पड़ तक मारे हैं मैंने बच्चों को, और सर मैंने लड़कों को भी मारा है। मतलब ऐसा नहीं मैंने गर्ल्स और बॉयज में कभी अंतर नहीं किया। अगर मैंने मारा है ना तो सबको बराबर ही मारा है। बिल्कुल सुना है मैंने ये बात। डिसिप्लिन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट रही, लेकिन बच्चे दिल की बात भी मुझसे ही करते थे सर। तो ये कहना कि एक टीचर कि भाई बहुत डिसिप्लिन टीचर है तो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है तो बच्चे अटैच नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आज के टीचर को इस आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मैं जो अब टीचर्स भी हैं उनको, जो अपग्रेडिंग टीचर हैं, आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जो टीचिंग लाइन में है, मैं उनसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बच्चों से अटैच होने के लिए आपको नीचे नहीं जाना है, आपको अपने लेवल को नहीं गिराना है। बच्चों के लेवल पर जाने का मतलब ये नहीं कि आप बच्चों के साथ वही गाली गलौज करके बात करें या बच्चों से वही ओछी बात करें जैसे कि वो जिसको सुनकर वो खुश हो। आपको अपना लेवल भी मेंटेन करना है। आप बच्चों के दिल तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप ऑनेस्ट होंगे अपने काम को लेकर। बिल्कुल। जो टीचर पढ़ाता अच्छा है, जो टीचर बच्चे की प्रॉब्लम समझता है, जो टीचर हर वीक बच्चे पर ध्यान देता है। देखिए सर, अच्छा बच्चा तो कर ही लेता है ना, हाँ। है ना। 80% वाले को 100 पे लाना मुश्किल नहीं है। लेकिन एक 40% वाले बच्चे को 60 और 65, 70 तक ले जाना बहुत मुश्किल मेहनत होती है ना। आपको वो बच्चा देखना है, उसके अंदर का कैलिबर देखना है, उससे बात करनी है। हम वो लेवल पर जाते थे, बच्चों से बात करते थे, उनकी प्रॉब्लम को इसके पीछे का मैम शायद कारण एक ये भी था कि गायत्री विद्यापीठ ने कभी पैसों पे फोकस नहीं किया, क्योंकि बच्चे वहां पर 30, 35, 40 रहते थे, इसलिए शायद ये काम हो पाता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज के प्राइवेट पब्लिक स्कूल में 60 बच्चे हैं, 65 बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो वो चीज नहीं हो पाती कहीं। वहाँ की जो वो है ना हवा और मीठी बातें, हाँ, वो टेंशन खत्म कर बच्ची कुछ प्रज्ञा पे। जी 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 सही बात है, प्रज्ञा पे। और वो तो हमने बहुत पिया सर, प्रज्ञा पे भी ना वही सीखा। अरे बताओ मैम, उस प्रज्ञा पे का स्वाद घर में नहीं आता। ये बात सही है, मेरे तो घर में नहीं आता। मुझे लगता है कि वहाँ का ना जो एटमॉस्फेयर है वो उस चीज को और ज्यादा स्वादिष्ट बना देता है वो, हाँ। है ना। बस उसके बाद थोड़ा सा उस समय हेल्थ के इश्यूज थे और भी नए टीचर्स आने शुरू हो गए थे, थोड़ा माहौल चेंज हुआ थोड़ा, और अब आगे शायद गुरुदेव चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, नए लोगों को शांति कुंज की हवा खाने का मौका देना चाहिए। तो गुरुदेव की ही एक वो रही कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उसके बाद प्रिंसिपलशिप ज्वाइन करने की। जो सीखा था
शांति कुंज में, वो मुझे आगे अब करना था कहीं पर, है ना, उसको प्रूव करना था कि मैंने यहाँ क्या सीखा और मैं किस लेवल पर गुरुजी ने मुझे तैयार किया है। ब्राइट वर्ड स्कूल मैंने ज्वाइन किया, मेरे ही अंडर ब्राइट वर्ड उस समय 8th तक वर्क कर रहा था। मेरे जाने के बाद ही 2020 में ब्राइट वर्ड को मेरे ही अंडर एफिलिएशन मिली, 8 से डायरेक्ट 12th। तो एज ए प्रिंसिपल एक नया चैलेंज, बिल्कुल, आप एक नई जगह जाते हो, ये चीज वहां नहीं सीखी थी, वहां नहीं सीखी थी जी बिल्कुल। वहां आपके ऊपर हाथ था ना कि हाँ, आप जो करना है आपको करो, ऊपर वाले देख लेंगे। हाँ। अब यहाँ पर आप होलसेल हो, बिल्कुल, आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालना है, आपको टीचर्स भी देखने हैं, आपको टीचिंग वर्क भी देखना है, और एफिलिएशन क्योंकि होना था स्कूल का 12th CBSE, तो वो सारी तैयारियां भी करनी थी। एक नई जर्नी शुरू हुई वहाँ से प्रिंसिपलशिप की, और एक नया चैलेंज सामने आया। थैंक्स टू गुरुजी और मेरे, मतलब जब मैं कहती हूँ कि जो मैंने सीखा उसको मैं धीरे धीरे करती चली गई वहाँ पर। अच्छा, दूसरा ये रहा, मैं डरती कभी नहीं कि मतलब कैसे होगा क्या होगा, मुझे लगा नहीं कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस अपने अंदर मुझे हमेशा से रहा, और ये मैं बच्चों को भी कहना चाहूंगी कि अपने ऊपर विश्वास हमेशा रखें। खुद में अगर कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है काम के लिए। टचवुड ये ऐसा रहा सर कि जो जर्नी मैंने शुरू की, जब मैंने स्कूल को देखा और उसके बाद जब मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया, उसके बाद जो स्कूल का रूप मैंने बनाया, तो मैनेजमेंट ने खुद कहा कि आज ही लग रहा है कि ये वास्तव में स्कूल है। हमने बिल्डिंग तो बनाई, बट इस बिल्डिंग को स्कूल आपने बनाया। बस वो स्कूल, फिर हम उस पर वर्क करते चले गए। मेरे कुछ टीचर्स थे ऐसे जो मेरे को, जिन्होंने ज्वाइन किया मेरे विद्यापीठ को छोड़ने से, वो लोग दुखी थे, तो उन्होंने कहा नहीं मैडम हमें तो आपके साथ ही आना है। तो वो भी मेरे पीछे पीछे चलते हुए मेरे ब्राइट वर्ड तक आ गए मेरे पास, और हम सब ने मिलकर एक टीम वर्क जिसे कहते हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ मैं पहले काम कर चुकी थी, तो वो मेरे साथ बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कंफर्ट, बिल्कुल, है ना। वहाँ का टीचर तो थोड़ा डरा हुआ था कि भी प्रिंसिपल आई है, कैसी होंगी, क्या होंगी, लेकिन जो मेरे टीचर्स, जो मेरी टीम थी, वो तो प्रॉपर, उन्हें तो पता था मैम का नेचर कैसा है और हमें इनके साथ किस तरीके से काम करना है। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि महाजन सर मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे, प्रेरणा स्रोत। तो मैंने उनसे ये सीखा था कि भले ही आप किसी भी कुर्सी पर बैठे हो, आपको सम्मान सबका करना है जी। आप सिखाइए, जिसे नहीं आता उसको आप सिखाओ, लेकिन अपमानित किसी को मत करो, है ना। सिखाने का अपॉर्चुनिटीज आपको देनी चाहिए दूसरे को। तो वही मैंने वहाँ के टीचर्स के साथ फॉलो किया। नई जगह पर देखिए बहुत सी चैलेंजेस होते हैं, कोई आपको नहीं समझ पाता है, और दूसरा आपको हर समय क्रिटिसाइजिंग वे में देखा जाता है। जो बाहर का व्यक्ति होता है वो हमें में ना कमियां ढूंढने की कोशिश करता है, बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसा रहा कि बस कोई ऐसी चीज उन्हें मौका नहीं मिल पाया, और बहुत अच्छे से मतलब हमने स्कूल को सेटअप कर लिया। वो सफर मेरा बहुत अच्छा रहा। 2 साल मैंने वहाँ एज ए प्रिंसिपल वर्क किया। 2022-23 में मैंने वो स्कूल छोड़ा, मेरी हेल्थ की इशू थोड़ा उस समय हो गए थे, कोरोना के वजह से। पीरियड में। हाँ, तो मैम कुछ ऐसे किस्से हमारे व्यूवर्स के लिए होंगे आपके पास एज ए प्रिंसिपलशिप, कोई खास चैलेंज जो कभी फेस नहीं किया, जिस खास चैलेंज ने आपको परेशान किया ज्यादा हो? कोई पेरेंट्स ऐसे आ गए हो? सर पेरेंट्स के साथ तो डीलिंग वास्तव में बहुत आसान नहीं होती है। बहुत से प्रेशर ना आप पे एज ए प्रिंसिपल होते हैं। हाँ। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि भाई मतलब जनरल मैं बहुत कहते हैं ना कि रिजिड इस मामले में थी कि नहीं, डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन है। हाँ। और जो मतलब प्रॉपर वे में ही चलना चाहिए, जो आपके लिए है वो सबके लिए। तो स्कूल में ही थी मैं, यही ब्राइट वर्ड में, और हमने कोरोना टाइम की बात है, 2 महीने की फीस जो है, क्योंकि उस बीच में स्कूल नहीं चला था, तो 2 महीने की फीस रिलैक्स कर दी कि पेरेंट्स नहीं देंगे, 10 महीने की फीस दें। उसमें फीस का बड़ा इशू चल रहा था क्योंकि नहीं हो पा रहा था पेरेंट्स का भी, तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डाला कि आज ही फीस दो, कल ही फीस दो। तो ये था कि धीरे धीरे आपको करनी है। और फिर जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, फिर बाद में क्लासेस वैसे भी शुरू हुई, तो मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जब हो गया शुरू, तो फीस के लिए थोड़ा सा हुआ कि भाई जो दे सकते हैं एटलीस्ट वो देना शुरू करें। तो हमें बहुत सी चीजें ऐसी फेस करनी पड़ी उस समय। एक हमारे पास कॉल आता है, मैं नाम तो नहीं लूंगी किनका था, लेकिन कॉल आता है कि जी आपसे मंत्री जी बात करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है, बताइए मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं। तो मंत्री जी का फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि मैडम ऐसा है, आपके स्कूल में हमारे बहुत क्लोज हैं, हमारे मित्र हैं, और इनके बच्चे पढ़ते हैं, और इनकी आप फीस माफ़ कर दीजिए। मैं कहा सर फीस तो हमने ऑलरेडी 2 महीने की माफ़ कर दी है, तो अब और क्या माफ़ करना है? कि नहीं नहीं इनकी फीस माफ़ कर दीजिए, हमने कह दिया आपसे। मैंने कहा मंत्री जी आप ये बताइए, स्कूल खुद ही आप देख रहे हैं कि किस कंडीशन में चल रहे हैं, सारे स्कूल परेशान थे। सारे स्कूल परेशान है। जो टीचर पढ़ा रहा है, बट देखो उसको भी सैलरी स्कूल ने कहीं ना कहीं से तो देनी, कहाँ से स्कूल सैलरी देगा? ड्राइवर हैं, कितनी चीजें हैं स्कूल में, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो वो कैसे होगा? भाई हमने माफ 2 महीने की सबको की है, हाँ, तो जो होगा सबके लिए होगा, सबके लिए होगा। अब आपके बच्चे के लिए हम अलग से करते हैं, नहीं नहीं आपको करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा ऐसा है मंत्री जी कि आप तो सक्षम हैं, आप दे दीजिए।
बिल्कुल यही कहा। मैंने कहा, मंत्री जी आप तो सक्षम है, आपके पास क्या कमी है, आप अपने मंत्री कोटे से ही कुछ निकाल के उनकी फीस जमा कर दीजिए, उनका भला हो जाएगा। और क्या? तो फिर मंत्री जी ने तुरंत फोन रख दिया। उसके बाद जो है उन्होंने बिल्कुल उसके बाद बात नहीं, उन्होंने कहा, उनका कहना था कि जो हमारे पास बाद में रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि वहाँ की प्रिंसिपल बड़ी तेज है। तो ऐसे किस्से कई बार हो जाते हैं, लेकिन वही है ना कि जब आप रिजिड होते हैं अपने काम को लेके, ऑनेस्ट होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं होती। और मैं मतलब डरना मेरे नेचर में कभी भी नहीं रहा। बहुत से लोग आते हैं कि ये आपको पता नहीं हम वहां से हैं, हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं कहती जी सम्मान सबका है, बिल्कुल, लेकिन रूल सबके लिए एक है। किसी एक व्यक्ति के लिए रूल नहीं चेंज करेंगे। हाँ, आपकी कोई वैसी प्रॉब्लम है आप हमें बताइए, हम कोऑपरेट करेंगे, बिल्कुल, है ना। कोई बच्चे की फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई वैसी प्रॉब्लम है, हम कोऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन किसी राजनीतिक दबाव में आकर हम स्कूल के रूल ऐसे इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। एक बताऊं मैं आपको, एक किस्सा और था। वो पेरेंट आए, उन्होंने कहा जी मेरी ना मेरे बच्चे की फीस माफ कर दीजिए। क्यों कर दीजिए फीस माफ? कि मैंने, आप सोचिए पेरेंट की सोच कहाँ जा रही है, कि मैंने अपने घर में 2 मंजिला चढ़ाया है, तो उसके लिए मैंने लोन लिया है और मुझे अब उसकी किस्त जमा करनी है, तो उसके लिए आप फीस माफ कीजिए। तो मतलब मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपके घर में मकान बना, उसके लिए स्कूल की फीस का उससे क्या मतलब है? आपको पहले सोचना चाहिए था ये बात। तो भाई बच्चे की स्कूल की फीस है, ये क्या है? मतलब घर के खाने की कटौती हो सकती है, बिजली की कटौती बंदा कर सकता है, और जो मतलब बच्चे की फीस और आप बच्चे की फीस के लिए रिलैक्सेशन यहाँ मांग रहे हैं, आप मत चढ़ाते। आपने वो स्कूल की बिल्डिंग थोड़ा बढ़ाई है कि स्कूल फीस माफ कर देगा। घर तो वो तो आपने अपने लिए किया है ना, तो उसकी फीस तो नहीं यहाँ पर माफ की जा सकती। ये कैसे हो सकता है? मतलब आपको पता नहीं मैं पार्टी से जुड़ा हुआ, मैंने कहा सर आप किसी भी पार्टी से जुड़े हो, यहाँ फीस माफ नहीं हो सकती। अगर आपने ये 2 मतलब वो मंजिला मेरे यहाँ चढ़ाया होता है, स्कूल में चढ़ाया होता, तो मैं बिल्कुल पूरी 2 साल की फीस माफ कर देती, एक की भी नहीं। बट अभी फिलहाल मैं नहीं माफ कर सकती। तो ऐसे बहुत से किस्से कई बार आ जाते हैं। एक जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे टीचर मतलब स्कूल में और टीचर्स भी मुझे लगता है फेस कर रहे हो, बच्चों के अंदर एटीट्यूड, मैं बाल ऐसे काटूंगा, मैं इस तरह से रहूंगा। मतलब जैसे हम पहले डिसिप्लिन होते थे सर, तो यूनिफॉर्म प्रॉपर होती थी बच्चे की, है ना, और हेयर कटिंग प्रॉपर होती थी। आज का बच्चा जैसे चाहे वैसे हेयर कट कर रहा है, जैसे चाहे वैसे स्कूल जाना चाहता है, और प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट भी उसको उसी फॉर्म में एग्री कर रहा है कि हाँ नहीं ठीक है, तो वो स्कूल में बात कर रहा है। हाँ। कि मैम इसके बाल बड़े हैं, आप काटने के लिए मत कहिए, मैम इसके बाल जिस तरह से कटे हुए आप इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, कि कट गए तो क्या हुआ, ये पेरेंट कह रहा है। और यही पेरेंट आगे परेशान होता है कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं, मेरी बात नहीं सुनता। यस, कारण वही है, क्योंकि जब आपने बच्चे के अंदर वो संस्कार डालने थे, तब आपने ढील दी उस बात पे, और कि बेटा टीचर जो कह रहा है बच्चे को बोलने के बदले स्कूल को बोला। आपने स्कूल को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, स्कूल के टीचर को समझाने की कोशिश की, बजाय अपने बच्चे को। बिल्कुल, आप ये कहते कि नहीं स्कूल का जो रूल रेगुलेशन है आप उसे फॉलो कीजिए, ऐसे ही चलेगा, तो बच्चा उसे उसी समय से, उस पे तो बीज डल रहा है ना बच्चे के अंदर। हम वो संस्कार वाला एक दिन गुस्सा करता, 2 दिन गुस्सा करता सर, बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आंखें बंद करके अपने बच्चों को फॉलो नहीं करें। बिल्कुल, देखिए बच्चे को प्यार करना एक अलग चीज है, लेकिन उसमें संस्कार हमें इसी उम्र से अभी डालने पड़ेंगे। बिल्कुल, और अगर हम उसकी हाँ में हाँ मिलाते चले सिर्फ इसलिए कि हमारा बच्चा रोएगा, हमारा बच्चा परेशान होगा, गुस्सा करेगा, तो आगे आप इन बच्चों के साथ अपना बुढ़ापा नहीं काट सकते। क्या ऐसा हो सकता है, आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, जैसे आप एक अच्छी पोस्ट पर हैं स्कूल में जो परिवर्तन ला सकती हैं, जैसे कॉलेजेस में होता है फ्लेक्सिबिलिटी होती है जी, कॉलेज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है लेक्चर्स की, क्या स्कूल्स में उस सिस्टम को थोड़ा सा अप्लाई किया जा सकता है कि जैसे बच्चा सुबह 7 बजे गया, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चर डेली हो, और जो सब्जेक्ट्स ऑप्शनल होते हैं या फिर जो लैंग्वेजेस हैं हमारी, उनके सब्जेक्ट्स को टाइम टेबल के हिसाब से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, ताकि बच्चा रोज सुबह 7 बजे ना जाके 2 बजे घर ना आए, किसी दिन बच्चा 2 बजे घर आए, या फिर किसी दिन बच्चा 12 बजे आगे खत्म, आज लेक्चर सारे खत्म हो गए। कॉलेजेस में होता है वैसा, और केवल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज में। इसमें अब प्रॉब्लम आती है नॉर्म्स की, कि कुछ हाँ जी, कि इतने घंटे आपको स्कूल चलाना है। पहली बात, एक तो ये नॉर्म्स होते हैं। दूसरी बात क्या हो जाती है कि बच्चे पब्लिक स्कूल्स में जितने भी बच्चे आते जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको उन्हें कन्वेंस प्रोवाइड कराना ठीक है। अब अगर आपने कन्वेंस प्रोवाइड कराया, तो एक बच्चा माना एक पर्टिकुलर क्लास तो 12 बजे छूट गई, दूसरी क्लास 1:30 बजे तक छूट रही है, ये समस्या उसमें टाइम टेबल की प्रॉब्लम आती है सर, तो वो फॉलो करना तो मुश्किल होता है। बट इसमें हम इतना कर सकते हैं कि उस दिन जैसे हमने कुछ क्लासेस कराई, उसके बाद बच्चे को रिलैक्सेशन टाइम दे दिया, उसे हमने कोई एक्टिविटी करवा दी कि वो खेले। प्रॉब्लम तो ये है ना कि बच्चा जब तक स्कूल में रहेगा तब तक वो माइंड से फ्रेश तो नहीं हो पाता,
घर आके ही फ्रेश होता है फ्रेश हो बस। पाता है। लेकिन सर स्कूल लेवल पर ये चीज फॉलो करना थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल। ये नॉर्म्स भी हैं सीबीएसई में कि आपको पर्टिकुलरली इतने पीरियड आपको लगाने हैं और इतने घंटे स्कूल चलना ही चाहिए। तो आप कैसे उसे शो करेंगे फिर? यहाँ तो टीचर्स के भी होते हैं, पीजीटी टीचर कम से कम इसको 6 पीरियड लेने हैं, बिल्कुल। इसको 10 पीरियड लेने हैं, इसको 8 पीरियड, मतलब तो वो सबके लिए एक क्राइटेरिया बना हुआ है। इस follow तरह से करना परिवर्तन लाना संभव नहीं मुश्किल है सर थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, उसमें यही कर सकते हैं हम कि जो बच्चे अपने आप से कर लेते हैं कि भाई आप एक्टिविटी क्लासेस जो बच्चे बाहर जाके सीख रहे हैं वो स्कूल अंदर प्रोवाइड करा, या फिर जैसे होमवर्क वाला अगर ऑप्शन वो सीन है खत्म किया जाए, वो इस तरह दो, इतना दो कि बच्चा स्कूल में ही खत्म स्कूल में करे। ही कर ले। हाँ, मतलब उनका वो पीरियड जो हम अगर माना हम 12 बजे तक Free कर classes रहे हैं, लगाते हैं, हाँ। तो उस बीच में बच्चा अपना वो सेल्फ स्टडी वाला वर्क कर ले, लाइब्रेरी में चला जाए, वहां जाके अपना वर्क कर ले, कहीं भी कुछ भी ऐसे थोड़ा सा इस चीज को यूटिलाइज कर ले, क्योंकि बच्चे अक्सर आके घर पे होमवर्क के पीछे परेशान रहते हैं। कोई बात नहीं, हम परिवर्तन थोड़े से ही आता है। अगर बच्चों के तरफ से देखा जाए तो कुछ भी करके उनको मेन लेक्चर्स जो हैं जी, वो डेली करे कराए जाएं। जाए। अगर जैसे बच्चे को देखा जाए तो मैम एसएसटी में बच्चे का फोबिया होता है, बहुत बच्चे परेशान बहुत होते हैं ज्यादा, बिल्कुल एसएसटी को लेके, वो नहीं छोड़ सकते, नहीं, वो रोज होना वो चाहिए। नहीं चाहिए। मैथ साइंस में बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, वो रोज होना चाहिए। तो कुछ ऐसा रूल कोशिश करी जाए आने की कि भाई ये 3 लेक्चर तो डेली होंगे, बाकी कभी कभी मैम मैथ के लेक्चर 2 भी हो जाते हैं, हाँ होते हैं, है ना। बिल्कुल। तो अगर इनको कम करके बच्चे को कहा जाए तुम फ्री हो, एटलीस्ट इसमें मैम वो बच्चा तो फ्री हो जाएगा जिसको एक ही लेक्चर में समझ में आ गया सब कुछ। हाँ, वो सेल्फ स्टडी कर सकता वो है, स्टडी कर लेगा, होमवर्क पूरा कर लेगा, क्योंकि जिसको एक लेक्चर में मैथ में सब समझ में आ गया, जरूरी नहीं है ना कि वो एसएसटी में भी अच्छा हो। अच्छा हो, बिल्कुल सही बात है। वो कम से कम एसएसटी का होमवर्क स्कूल में कर लेगा, कर सकता है। अब बचा हुआ चीजें अपनी घर जाके पढ़ लेगा। टाइम, हाँ टाइम थोड़ा सा उसको मिल जाएगा मिल करने जाएगा। के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए तो टाइम अगर जैसे मान लीजिए 6 घंटे सीबीएसई ने दिए हैं तो 6 घंटे ही रहें, लेकिन बच्चों को कंपल्शन वाले जो लेक्चर हैं वो 3 घंटे के हों। हाँ सर, ये किया जा सकता है उसमें। और वो 3 घंटे ये बच्चे का changes वो किया हो जा कि भाई ये हॉल है, बिल्कुल, इस हॉल में जो टीचर्स फ्री होते हैं वो स्टाफ रूम में बैठने के बदले वहां बैठेंगे, वहाँ ताकि hall में। बच्चे को भी लगे कि एक टीचर बैठा है, वो लड़े ना, जी जी जी, वो काम ही करें काम अपना। ही करें जी। हाँ, कोशिश करेंगे, जैसा आपने काम बिल्कुल कोशिश बिल्कुल करेंगे आप सर। कर सकते हो, इसलिए मैंने जी, कोशिश करी। जी। और किसी प्रिंसिपल सर के पास या मैम के पास जाने का तो ऑप्शन है नहीं, और ना सुनता कोई। नहीं नहीं सर, हम बिल्कुल आपकी बात को सुनकर और जरूर मैं इस पर वर्क करने की कोशिश करूंगी। 9th से 12th वाले बच्चे जो स्कूल पे अपना इंटरेस्ट खत्म करते जा रहे जी, हैं, जी, वो चीज फिर से डेवलप होगी बिल्कुल मैम। फिर बिल्कुल 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 सही कहा आपने सर। एक बात जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप एक हाउसवाइफ भी हैं, जी वर्किंग वुमन भी हैं, जी, तो क्या कभी इनमें समस्या आई? आपने तालमेल कैसे बिठाया इन दोनों चीजों में? मैं सभी गृहिणियों को, हाउसवाइफ्स को ये बात बताना चाहूंगा कि आप लोग समझिए, केवल और केवल हाउसवाइफ बनना ही काफी नहीं है, आप लोग भी मैम की तरह वर्किंग वुमेन बन सकते हैं। तो कोई ना कोई समस्या तो मैम जरूर आई होगी दोनों चीजों को मैनेज करना। बहुत सारी समस्याएं आई। देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जब आप एक हाउसवाइफ भी हैं और आप पर पूरा घर डिपेंड करता है ना, और फिर आप वर्किंग भी हैं और आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं कि जहां आपको अपने आप को प्रूफ भी करना है, दोनों जगह ही प्रूफ करना है, एक तरीके से आप पे चैलेंज होता है। मतलब कुछ भी छूटा है तो आप वहीं पर लैकिंग है आपकी, क्योंकि घर की अगर जिम्मेदारियां आप पूरी नहीं कर पाते हो तो वहाँ फैमिली आपसे डिससेटिस्फाइड हो जाती है। आप स्कूल की जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाते हो या अपने वर्किंग प्लेस की नहीं कर पाते हो तो आपका वर्किंग प्लेस उससे इफेक्ट होता है। तो दोनों को मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग तो रहा, लेकिन देखिए मेहनत डबल हो जाती है कि आपको अर्ली आवर्स में उठना पड़ता है, जल्दी उठ के आपको पूरे घर की तैयारी करके जाना है। मैं आपको बताऊँ कई बार ऐसा हो जाता था कि मतलब लगता था कि कैसे होगा, लेकिन फिर वही कि भाई वो अर्ली आवर्स में उठना है, आपको भाग दौड़ करनी, मतलब जो करना है वो आपको करना ही है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के कि जाना है तो करके जाना है, ये भी करके जाना, खाना बना के जाना है, कपड़े भी धुलने हैं, समय से ये भी काम होना है, तो वो सारी चीजें आके भी करना है। आते ही सर मतलब फिर ये नहीं था कि पानी भी पियेंगे हम, क्योंकि पानी पिलाने वाला कोई नहीं होता है, आपको ही सबको पिलाना है। तो आते ही बस फटाफट पर्स रखा और चेंज, उसके बाद पहले आप खाना चढ़ाओ। कभी ऐसा हुआ कि आते हुए सोचते हुए आ रहे हैं? कभी क्या अक्सर होता है आज खाने में क्या बनाना है, मतलब नहीं वो प्रिपरेशन तो हम एक्चुअली सुबह करके ही जाते थे ऑलमोस्ट, कि भाई दाल बना ली है, चावल, मतलब थोड़ी सी प्रिपरेशन करके बस आते ही उसको जैसे तैयारी करके गए ना, आते ही बस कुकर ऑन करना है, ताकि जब तक हम कपड़े वपड़े चेंज करके हम फ्री हो खाना बन जाए और बच्चों को खाना दिया जा सके। तो वो चीज भी थी। कई बार गेस्ट आ जाते थे, उससे थोड़ी सी दिक्कत होती थी कि कई बार फिर होता था स्कूल से थोड़ा टाइम ले लिया कि सर थोड़ा लेट आएंगे और घर में मैनेज करके चले गए। देखिए एक लेडीज मतलब जेंट्स का इसलिए इजी हो जाता है कि अगर जेंट्स चला गया तो पीछे से लेडी है जो घर को मैनेज कर रही है, लेकिन जब लेडी घर से बाहर निकलती है तो उसे सब कुछ मैनेज करके तब निकलना है। था थोड़ा चैलेंजिंग, मैं ये थोड़ा क्या बहुत था, लेकिन कहीं ना कहीं कॉपरेट होता चला गया फैमिली में। मतलब ये था कि
आपके चैलेंजेस जब होते हैं तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा दुगनी ताकत से काम करते हैं। इम्प्रूवमेंट अच्छा होता है फिर जी, उसमें। मैम ने कहा कि वो घर चलाती हैं, स्कूल भी चलाती हैं अब तो। मैम इसके अलावा भी कुछ और आपने एक्स्ट्रा बिजनेसेस या फिर कुछ और तरीके से अर्निंग सोर्सेज क्या आपने प्रोड्यूस कर रखे हैं अपने लिए कुछ? जी सर, बिल्कुल। मैं LIC एजेंट भी हूँ जी। LIC एडवाइज़र। तो LICs की जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि भाई आप ये कीजिए। तो एज ए एडवाइज़र भी मैं वर्क कर रही हूँ, और इसके साथ साथ मेरा अपना कोचिंग सेंटर भी है जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ और मेरे अंडर 4-5 टीचर्स और भी आते हैं जो यहाँ मेरे कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं। तो देख लीजिए वो सारी गृहिणियाँ, हाउसवाइफ्स कि मैम मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व है इस वक्त। तो यही मेरा इनको पॉडकास्ट में बुलाने का मतलब एक उद्देश्य था कि केवल बच्चों को ही फोकस ना करा जाए, बच्चों को गाइड ना करा जाए। बच्चों को तो गाइड हम वैसे ही बहुत करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को गाइड करें, उन सब बच्चों को गाइड करें जो जुड़े हुए डायरेक्टली नहीं है, जी। इनडायरेक्टली जुड़ जाए मैडम से। और वो सारी हाउसवाइफ्स और सारे माता पिता और सारी लेडीज इनके पॉडकास्ट को देख के सीखें कि देखिए चैलेंजेस तो सामने आएंगे, लेकिन जहां चाह है वहीं राह है। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पूरी कायनात आपको आगे बढ़ाने में सपोर्ट करेगी। और अगर आप डेडिकेटेड हैं किसी काम करने के लिए तो उम्मीद है कि जैसे मैम के सीनियर्स मिले हैं, मैं आप मैम को हमेशा, ऐसे आपको भी सीनियर्स आपकी तरह मिलेंगे। लेकिन वो तभी फुलफिल हो पाता है जब आप खुद डेडिकेटेड। सर ये मैं मानती हूँ कि देखिए दो सारी चीजें काम करती हैं इसमें, है ना। आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, आपकी ऑनेस्टी, और सबसे बड़ी बात है आपका बिहेवियर, बिल्कुल, है ना। ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो बहुत से हार्ड लोग भी पिघल जाते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अब बात को एलिब्रेट करना चाहूंगी कि शिवडेल में प्रिंसिपल रही हैं किरण टीचर जी, और सबको पता है उनके चर्चे तो। हाँ, शायद ही कोई उनके लिए कहता हो कि बहुत अच्छी रही, बट आई कैन से शी वॉज वेरी गुड फॉर मी। क्यों रही कि मतलब वही डेडिकेशन ऑफ माई वर्क, मतलब उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। कोऑपरेट मतलब जहाँ पे भी लगता था कि नहीं, तो उनसे मैंने बहुत सीखा। मेरे लिए वो बहुत अच्छी रही, जबकि वो बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल मानी जाती हैं। शायद उनको मेरा डेडिकेशन, मेरा हार्ड वर्क, मेरी ऑनेस्टी ये अच्छी लगती थी, क्योंकि मेरा ना नेचर ये नहीं कि मैं इसकी उधर उसकी उधर, वो मेरा नेचर नहीं था कि मतलब इसकी सुनी उसकी लड़ाई करवा दी, उसके वो कोई मतलब, मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। और मेरा बच्चों के प्रति जो डेडिकेशन था उसको स्वामी जी ने भी ऑब्जर्व किया, जबकि स्वामी जी टीचर से डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, लेकिन स्वामी जी ऑब्जर्व बहुत अच्छा करते हैं। तो उन्होंने मतलब हमेशा मेरे वर्क को, जैसे हम लोग काम करते हैं सभी को देखते होंगे वो, लेकिन उन्होंने हमेशा कोऑपरेट किया मेरे साथ। और एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, अगर आपका समय ज़्यादा लंबा ना हो रहा हो, एक किस्सा सिर्फ मुझे याद आ रहा है ऐसा, जो मैं बताना चाहूँगी मैम का और स्वामी जी के लिए। कि एक बार मैं तब मुझे लगता है कि मुझे 1.5 साल हुआ था स्कूल ज्वाइन किए हुए। बस आया करती थी हमें लेने स्कूल के लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि स्कूल में एग्जाम्स चल रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तो हाई फीवर में मैं यहाँ से स्कूल के लिए निकली और मेरी बस छूट गई। जिस बस में मैं जाती थी वो छूट गई, लेकिन एक दूसरी बस, 5 नंबर की बस, इसी रूट से दूसरी आती थी। तो मैं उसके लिए मैंने कहा चलो मैं इससे चली जाती हूँ। मैंने उसको हाथ भी दिया, लेकिन वो ड्राइवर थोड़ा सा मूडी टाइप ड्राइवर था, तो उसने नहीं रोका। अब मुझे भाई अगर कोई और होता शायद मेरी जगह, तो ये कहता कि छोड़ो, जब कोई है ही नहीं। अच्छा, उस समय सर ये बात है 2004-5 की, नहीं 2006 की। तो उस समय उस रूट पर कुछ नहीं मिलता था। हाँ, कोई रिक्शा नहीं, कुछ नहीं मिलता था सर। वो रूट बिल्कुल इतना बैरन रूट था कि वहाँ कुछ जाता ही नहीं था। आपको ऑटो करना है तो आप 150-200 रुपए देकर तब ऑटो बुक करते थे वहाँ के लिए। रिक्शा नहीं जाता था, कुछ नहीं होता था। तो अब बड़ा मुश्किल हो गया, अब कैसे जाऊँ। लेकिन फिर वही डेडिकेशन कि नहीं, एग्जाम है स्कूल में तो मुझे जाना ही है। फोन की सुविधा भी नहीं थी कि किसी को फोन नहीं होते थे सर उस समय, मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे। अब क्या करो। तो फिर मैं उतने हाई फीवर में मैं यहाँ से और एस रक्षक तक सर मैं पैदल चली गई, पैदल गई किसी तरह। फिर वहां से एक बस जो है उधर से आती थी शांतिकुंज के आसपास से, तो उसने मुझे, ड्राइवर ने हाँ इसी स्कूल की, शिवडेल की, उन्होंने मुझे पहचान के मेरे लिए बस रोक दी कि मैडम आप ऐसे कैसे जा रहे हो। फिर मैंने बताया कि मेरी बस छूट गई थी कि अच्छा। फिर मैं उससे स्कूल पहुंची जैसे तैसे। अब फीवर तो था ही, बच्चों की छुट्टी हुई और हम लोग कॉपीज चेक करने, एग्जाम्स चल रहे थे, तो बच्चों का एग्जाम हुआ, वो चले गए और हम कॉपी चेक करने के लिए रुक गए। तो अब फीवर के होते हुए मतलब मेरे को थोड़ी कंपकपाहट, घबराहट शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि मुझे ना चाय पीनी है, मतलब शायद चाय पी के मैं थोड़ा सा मतलब अच्छा फील करूंगी। तो उस समय वहाँ चाय नहीं बनती थी, टीचर्स को चाय नहीं मिलती थी। मेरे साथ एक टीचर थी, बीना मैम, इंग्लिश की टीचर थी। तो उन्होंने कहा मेरी ना सिस्टर का घर ही पास में है, चलो वहाँ चलते हैं। मैम से कह के थोड़ा सा छुट्टी लेके आधे घंटे की, और हम वहाँ से चाय पी के आ जाएंगे, क्योंकि होटल वगैरह कुछ ऐसे आसपास होते ही नहीं थे, कुछ मंगा नहीं सकते थे आप।
तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं वहां से नीचे उतरी, उन्होंने कहा लेकिन मैम से आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैम से सब डरते थे, परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं नीचे उतरी और मैंने किरण टीचर से कहा कि मैम मुझे ना आधे घंटे के लिए मैं यहीं पे पास में कहीं जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि कहाँ जाना है, क्या बात है। तो मैंने कहा वो सर मैम ना मुझे ना फीवर आ रहा है और मुझे चाय की इच्छा है। लेकिन इतना कहते कहते ना, मतलब एक फीवर की वजह से शायद वीकनेस, ये क्या था, मेरे आंसू आ गए कुछ। वो सुबह का भी मतलब ये था कि भाई इस तरह से भैया मुझे छोड़ आए और मैं मतलब वो बहुत सी चीजें ऐसी थी शायद मैं कहना चाहती थी, मैं नहीं कह पा रही थी। तो वो मेरे आंसू आ गए उस समय। मैम ने जैसे दिखा, अरे अरे मैम क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई, बिठाया उन्होंने, क्या बात हो गई क्या बात हो गई। फिर मैंने उनको सुबह का किस्सा भी सुना दिया कि मैम मैं बहुत हाई, उन्होंने मेरा हाथ धो के आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं कहा मैम इसी तेज बुखार में सिर्फ इसलिए आई कि भाई मुझे स्कूल में आज एग्जाम है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मैं छुट्टी नहीं ले सकती, कॉपीज भी चेक करनी है और ड्यूटीज भी होती हैं, तो मुझे स्कूल में जाना चाहिए। और मैं आई और ऐसे मेरी बस छूट गई और वो भैया ने मेरे लिए बस नहीं रोकी और मुझे पैदल भी आना पड़ा। तो मतलब वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई और मैं इस समय मेरे को मतलब बहुत शिवरिंग फील हो रही है। अब स्वामी जी भी इसी बीच में वहाँ पर पहुँच गए। तो उन्होंने कहा कि मैम आप छुट्टी कर लेते हैं। मैंने कहा मुझे ये लगा कि मेरा जाना ज़रूरी है, स्कूल में मेरा इस समय होना ज़रूरी है। तो उन्हें इतनी अच्छी लगी वो बात कि मतलब देखो टीचर इतने हाई फीवर में, मुझे लगता है 104 बुखार मुझे रहा होगा, इतने हाई फीवर में टीचर पैदल चलकर बस छूट गई और पैदल चलकर ही यहाँ तक पहुंची है, तो कितनी बड़ी बात है। फिर उन्होंने उसी समय पहले तो ड्राइवर को बुलाया, उसको अच्छे से डांटा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी टीचर को छोड़ के आनी, तुमने देखा नहीं कि टीचर है हाथ दे रही है और तुमने इसके लिए बस नहीं रोकी। कि मैंने देखा क्या, तो उसको अच्छी सी डांट पड़ी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आपको चाय पीने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, चाय यहीं बनेगी। तो तुरंत चाय बनवाई। फिर चाय मतलब मेरे को क्या, फिर सारे टीचर्स को चाय मिली और उसके बाद सर कंटिन्यू हो गई। मतलब फिर ना किरण टीचर स्पेशली उन्हें एहसास हो गया कि सबको जरूरत है। तो उसके बाद वो चाय का एक सिलसिला शिवडेल में शुरू हुआ। उसके बाद से सबने मुझे कहा थैंक यू, तुम्हारी वजह से हमें चाय पीने को मिली। लेकिन मतलब वो इतनी केयरिंग रही। उसके बाद कभी टाइम होता विद्योत मैम पहले आप चाय पी लीजिए अपनी। तो मतलब एक अच्छा मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ कि ये ऑब्जर्वेशन कई बार जो है मैंने, जो हमें लगता है कि स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हार्टेड तो होते हैं और हमारे डेडिकेशन से शायद वो पिघलते हैं। आज के पॉडकास्ट के लिए काफी है। मैम से विदा लेते हैं और दुआ करेंगे मैम के ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द शुरू हो, हम भी उसमें सेवाएं दे सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। थैंक यू सर।